हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू वी आर अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप हमेशा की तरह से चुस्त और दुरुस्त रहे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात शुरू करेंगे एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर, और जो है इस साल का 2026 का जामिया का बीए ऑनर्स इंग्लिश का पेपर। तो आज इस पेपर पर एकदम डिटेल से बात शुरू करेंगे। इस वीडियो के सिलसिले में दोस्तों मुझे एग्जाम डे से ही हमारे बेताब बेचैन स्टूडेंट्स के कांस्टेंट मैसेजेस क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कि सर इस बार के पेपर की कट ऑफ्स कब आएंगी, सेफ स्कोर क्या होता है, कितनी लिस्ट तक जा सकती हैं, सर मैं फलाने कैटेगरी क्यों कि मैं इस कैटेगरी क्यों, सर मेरा क्या होगा, और सबसे ज्यादा सर आपको क्या लगता है कि इस बार का एग्जाम कैसा रहा, व्हाट इज योर टेक ऑन इट। खैर उस समय तो दोस्तों वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा मसरूफ हो गया था, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। लेकिन आज इत्मीनान से इन सब बेहद अहम सवालों के बारे में मैं जवाब दूंगा अपने ही अंदाज में। तो आप मस्त चाय कॉफी का इंतजाम लेकर कॉपी पेन लेकर बैठिए और वीडियो आखिर तक देखिए और समझिए हाउ मच रियल चांस यू हैव दिस टाइम ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द फर्स्ट लिस्ट इटसेल्फ। तो दोस्तों आज की बातों का जवाबों का सिलसिला उसी सबसे अहम सवाल का जवाब देकर शुरू करता हूँ जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का आने लगा था एग्जाम डे के एक महीने बाद से, और वो बाकी वीडियोस में भी पूछते रहते हैं कंटिन्यूसली कि सर कहीं तो जवाब दो कि आखिर जामिया के बी ऑनर्स इंग्लिश का रिजल्ट कब आएगा, यानी यूनिवर्सिटीज अपनी फर्स्ट लिस्ट यानी यूनिवर्सिटी अपनी फर्स्ट लिस्ट कब रिलीज करेगी। तो इसका जवाब जानने के लिए आप दो तीन बातें ध्यान दीजिए, फिर आपको बात एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। जामिया का जो एग्जाम था बीए का, वो आप देखते हैं एग्जाम डे 26 अप्रैल 2026 को 26 तारीख को था, और सुबह की शिफ्ट में था, 9 से 10:30 बजे तक एग्जाम था, मॉर्निंग शिफ्ट में 1.5 घंटे का। इस एग्जाम के सिलसिले में जामिया का प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि अगर आप ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस देखें कि एग्जाम डे से यानी 26 अप्रैल से 25 दिनों के अंदर लगभग एक महीने में रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कायदे से देखा जाए, आइडियली देखा जाए तो रिजल्ट एक महीने के अंदर एग्जाम डे से आ जाना चाहिए। प्रोस्पेक्टस तो यही कहता है, यानी 27 मई को रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन आप आज देख रहे हैं एक हफ्ता भी गुजर गया जून का, लेकिन लिस्ट का रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। पर इस डिले को सुनकर दोस्तों बिल्कुल भी तनाव न ले, ये जहन में रखें कि दिस इज क्वाइट नॉर्मल, दिस इज हाउ इट वर्क। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं दोस्तों हर जगह पर, इनका लंच खत्म नहीं होता। और जामिया यहाँ कोई अपना पैटर्न ब्रेक भी नहीं कर रहा है। प्रोस्पेक्टस में तो हर साल लिखा होता है 25 दिन में आ जाना चाहिए, पर जब आता है तभी आता है रिजल्ट। तो यहाँ कोई भी पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा, दिस इज हाउ इट वर्क। सो आप एकदम रिलैक्स रहे, दिस इज नथिंग सरप्राइजिंग फॉर अस। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए और आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि फिर टेंटेटिव डेट्स यानी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आखिर आ जाएगा। तो अगर आप पिछले साल का रवैया ही देखें, पैटर्न देखें जामिया का, तो सिंपल सा है, वो एग्जाम डे से 1.5 महीने या एट मैक्स 2 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है। 1.5 महीना तो मिनिमम है, मतलब लेकर ही चलिए, इतना तो कहीं नहीं गया, इतने तो लगने ही लगने हैं महीने, तो ये नॉर्मल है। मैक्सिमम 2 महीना भी ले सकता है। अब अगर आप एग्जाम डे से देखें 26 अप्रैल से, तो 1.5 महीने का हो गया, मतलब 10-15 जून के आसपास 1.5 महीना हो जाएगा। और 2 महीने ले तो भैया 26 अप्रैल, 26 मई, 26 जून, तो एट मैक्स 26 जून आपके पास एक टेंटेटिव डेट आप मार्क कर लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। इन डेट्स के आसपास आप रेगुलरली ऑनलाइन जो जामिया का ऑफिशियल पोर्टल है उस पर चेक करते रहें, रिजल्ट आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है, इनके आसपास पूरी संभावना है कि रिजल्ट आने लगेगा, उस पर आप चेक करते रहिए। यहाँ मैं दोस्तों आपके काम की ये भी बात बताता चलूं कि जब भी रिजल्ट आएगा तो आई विल इमीडिएटली इन्फॉर्म यू ऑन आवर स्टूडेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, जिसे आप शीघ्र अतिशीघ्र ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप पर आपको 2027 यानी अपकमिंग बैचेस की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। और सही भी बात है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से बताने में समय लगता है, तो सबसे जल्दी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ जब इन्फॉर्मेशन अपडेट साझा करते हैं तो वो ग्रुप पे ही करते हैं। ग्रुप का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अटैच कर दिया है। अब रिजल्ट डेट समझने के बाद दोस्तों जो दूसरी सबसे ज़रूरी बात आपको अपने जहन में रखनी है वो है कि जामिया की कट ऑफ लिस्ट फंक्शन कैसे करती हैं, कट ऑफ लिस्ट में क्या ज़रूरी बातें होती है, क्या ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ताकि एक स्मूथ एडमिशन प्रोसेस आपका हो सके। तो दोस्तों कट ऑफ लिस्ट के अंदर जामिया की जब फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आती है तो उसमें तीन सबसे अहम बातें होती हैं, तीन काम की बातें बेसिकली आपके लिए। पहली होती है मैक्सिमम कट ऑफ, यानी फर्स्ट लिस्ट में ही आपको हर कैटेगरी में, तो लिखिए पर कैटेगरी कट ऑफ आपको दी हुई होती है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की होती है, मुस्लिम जनरल की होती है, ओबीसी एसटी की होती है, विमेन की होती है, जेएंडके की होती है। तो हर कैटेगरी की मैक्सिमम कट ऑफ की इस बार बच्चों ने इतनी मैक्सिमम कट ऑफ रीच की है, पहुंचाई है। अब उसके बाद सब्सीक्वेंट, जब पहली के बाद दूसरी तीसरी चौथी ऐसे 7-8 करके लिस्ट आती है, तो कट ऑफ धीरे धीरे उसी मैक्सिमम जो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया था उससे धीरे धीरे ड्रॉप करती है। दो ज्यादा ड्रॉप नहीं करती, मैक्सिमम 3 से 4 नंबर ड्रॉप कर सकती है। पर एक क्लियर अंदाजा दिखता है कि इस बार का डिफिकल्टी लेवल इतना था, बच्चे इतना यानी बेस्ट बच्चे इतना परफॉर्म कर पाए, ये आपको फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ में ही नजर आ जाता है। और ये भी अंदाजा मिल जाता है कितनी ड्रॉप करेगी और बाकियों का जो बचे हुए लोग हैं उनका कितना चांस
बनेगा। देखिए दोस्तों, इसी बात को बेहतर तौर पे समझाने के लिए पिछले साल का 2025 का जामिया के ऑफिशियल रिजल्ट है और उसी से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले पन्ने पर क्या है, मैक्सिमम कट ऑफ, हर कैटेगरी की कट ऑफ और कैटेगरी वाइज ही आई हुई है। जैसे देखिए, जनरल कैटेगरी की 67.5, मुस्लिम कैटेगरी, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वुमेन, तो ऐसे कट ऑफ्स आपको साथ में दी गई होंगी स्टार्टिंग के अंदर कि इस बार इतना लेवल पहुंचा है, बच्चों में इतना दम था, इतना गुदा था। दूसरी जो अहम बात होती है, जो कट ऑफ लिस्ट में स्टूडेंट तुरंत चेक करना चाहते हैं, कट ऑफ से पहले भी मैं मानता हूँ, इससे पहले यही देखते हैं, और वो है सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस में यानी पहली फहरिस्त के अंदर ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। जो हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े, पहली बार में ही मेरा मामला जम जाए, मुझे सीट मिले। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुए हैं, उनके देखिए ऐसे सीट अलॉटमेंट होती है, सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैंशनड होता है। अब यहाँ दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले, सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनको भी सीट मिली है उनका नाम कभी नहीं होता। यहाँ पर देखिए क्या मेंशनड होता है, रोल नंबर आपका मेंशनड होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशनड होगा, और तीसरा आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशनड होता है। यानी ये तीनों चीज़ों को चेक करके ही आप देख पाते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं। जैसा मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा था, इसलिए आपको यहाँ भी दोहरा रहा हूँ कि आपका कभी भी नाम नहीं होता। नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा कि विनय रजौरिया रैंक 1, सिद्रा फातिमा रैंक 2, साहिल रैंक 3, ऐसे कभी नाम नहीं आएगा। इसलिए याद रखना, जब भी आप रिजल्ट चेक करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज था जो पिछली अपडेट्स वीडियो में भी बताया था, एडमिट कार्ड को अपने सीने से एकदम लगा कर रखें, क्योंकि उसी में आपकी सारी तीनों इन्फॉर्मेशन होती है। एडमिट कार्ड से पूरा मिला लें कि भाई मेरा ही नाम है या नहीं, यानी मेरा ही नंबर आया है नहीं। इसलिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कैसे पता चलते हैं, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में आया कि नहीं है, अपने रोल नंबर से ही आप चेक करिएगा। दूसरी बात, आप जैसा देखेंगे, जितनी भी लोगों के रजिस्ट्रेशन या लिस्ट होती है फर्स्ट प्रेफरेंस में, उनका भी कैटेगरी वाइज आता है। तो आप देखेंगे पहले जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी का आता है, फिर मुस्लिम का आता है, इससे सीटें ही पता चल जाती हैं कितनी सीटें हैं। तो मुस्लिम कैटेगरी का आता है, फिर देखिए मुस्लिम ओबीसी एसटी है, फिर मुस्लिम वुमेन है, ऐसे कैटेगरी वाइज आएगा। तो अपनी कैटेगरी में अपना रोल नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना एप्लीकेशन नंबर मिला के ही देखिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। कट ऑफ लिस्ट ऐसे ही फंक्शन करती है, नाम कहीं पर भी नहीं होगा। अब इसके बाद थर्ड, वेटिंग लिस्ट पर आने से पहले, समझाने से पहले एक चीज बता दूं ताकि आप भूल ना जाए कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के अंदर जब नाम होते हैं तो इसी में पता चलता है ऑल इंडिया रैंक्स कितने कितने आए हैं हर कैटेगरी में, कि जनरल में AIR रैंक 1, क्योंकि आप देखते हैं एकदम सीरियल ऑर्डर में लिखा होता है। और आप देखेंगे पिछली बार का रिजल्ट है तो मैंने हाईलाइट इसीलिए कर रखा है क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए। तो पिछली बार देखिए मुस्लिम कैटेगरी के अंदर रैंक 1 और रैंक 2 हमारे स्टूडेंट की थी। इनफैक्ट हाँ, मुस्लिम ओबीसी में भी आप देख रहे हैं रैंक 1 हमारे स्टूडेंट की थी। तो ऑल इंडिया रैंक्स आपकी कितनी आई हैं, जिससे कॉलेज के अंदर एक तो दबदबा भी डिसाइड उसी से होता है, दूसरा CR भी उसी से सिलेक्ट होता है कि जो रैंक 1 आए थे वो क्लास का CR बन जाता है कॉलेज में। जामिया में यही उसूल है। तो आपको रैंक्स भी अगर अपनी जानने की, मेरी पूरे भारत में बाकी के सारे बच्चों से मिलाकर जब मुकाबला हुआ, युद्ध हुआ, तो मैं उसमें कितने पायदान पर हूँ, ये भी आपको इसी सेकंड सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में ही अपने एप्लीकेशन और रोल नंबर के साथ नजर आएगा। अब इनके बाद दोस्तों, जो तीसरी सबसे अहम चीज होती है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, वो होती है वेटिंग लिस्ट की अपेंडिक्स। यानी ये वो लिस्ट है जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं चाहता उसका नाम आए, कम से कम अगर आए तो फिर जल्दी शुरू के नंबरों में, देर से ना आए। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में दोस्तों वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ कुछ थोड़े बहुत नंबर से फर्स्ट कट ऑफ, जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी, उससे रह गए, चूक गए, बेसिकली समंदर के पास आके थोड़े से प्यासे रह गए। यानी अब वो स्टूडेंट्स हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई अपनी सीट क्लेम नहीं करता, छोड़ देता है, कहीं और एडमिशन ले लेता है, तो डिपार्टमेंट जब अपनी नेक्स्ट यानी सेकेंड लिस्ट रिलीज करेगी, तो फिर इस वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिपार्टमेंट नेक्स्ट लिस्ट में सीट अलॉट कर देगा। पर फिलहाल इनको फर्स्ट प्रेफरेंस पर सीट नहीं मिली है, ये सेकंड प्रेफरेंस वाले, कई बार थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रेफरेंस भी हो जाती है, पर पहली प्रेफरेंस के अंदर इनको सीट नहीं मिली है, कुछ नंबर से इस मैक्सिमम कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाए। ये वही स्टूडेंट है जिनकी भी लिस्ट आपको मैं दिखाऊं, देखिए ऐसे फर्स्ट लिस्ट में ही होती है। यानी पहले आप सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का होता है फर्स्ट प्रेफरेंस का, 2 पन्नों में मैंने दिखाया। अब देखिए यहाँ से वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो गई, और ये वेटिंग लिस्ट भी कैटेगरी वाइज होती है कि जनरल में कितनी वेटिंग है। तो देखिए हमारे कुछ स्टूडेंट थे जो पिछली बार वेटिंग में थे, तो उनका मैंने हाईलाइट कर दिया था। जनरल की वेटिंग आप देख रहे हैं, इतने इतने नंबर तक लोग फिर मिलाते हैं। यानी लिस्ट देखने के बाद पहले देखते हैं फटाफट से कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में, यानी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की फर्स्ट लिस्ट में है कि नहीं, उसमें देख लें तो फिर तो एकदम लड्डू पेड़े बंटवाने का मन करता है। पर अगर इसमें नहीं आती तो नेक्स्ट कदम स्टूडेंट्स का रहता है वेटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करना, और उसमें भी देखना मेरी कितनी वेटिंग पर है। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में थोड़ा अभी 1-2 मिनट में कि वेटिंग लिस्ट कैसे काम करते हैं। पर आप समझ गए, वेटिंग लिस्ट देखिए ऐसे ही होती है सारे स्टूडेंट्स की, कि कौन कौन सी कैटेगरी में, और हर कैटेगरी के हिसाब से वो वेटिंग में रुके हुए होते हैं। अब वेटिंग के बारे में दोस्तों एक बात और जहन में रखें कि जाहिर सी बात है कि जब भी वेटिंग लिस्ट के अंदर सीट अलॉट होती है तो सबसे पहले ऊपर वालों की होती है और फिर धीरे धीरे नीचे मूव करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे बना दिए, आपको समझ जल्दी आएगा
ये फर्स्ट लिस्ट है जिनमें भैया सबसे पहले ही मिल गया, जो मन में चाहा था वही मिला। तो फर्स्ट लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए इसमें से नंबर 3 और नंबर 4 वाले ने सीट क्लेम ही नहीं की, उन्होंने कहीं और अपना आशय तलाश कर लिया, उनको कहीं और मोहब्बत मिल गई है। इन लोगों ने सीट क्लेम नहीं की, तो नेक्स्ट लिस्ट के अंदर जो वेटिंग में 1 नंबर का होगा और 2 का, उन्हें सीट अलॉट होगी और फिर धीरे धीरे नीचे मूव करेंगे। तो पहले प्रेफरेंस वेटिंग में भी ऊपर वाले को मिलती है और फिर नीचे बढ़ते हैं प्रेफरेंस के अंदर। यानी कहने का मतलब ऐसे रैंडमली वेटिंग में किसी 13 नंबर वाले को, 14 नंबर वाले को, 15 नंबर वाले को नहीं मिलती। इसमें भी सिक्वेंशियली मामला चलता है और चलना भी चाहिए, वही ठीक बात भी है। तो ऐसे ही मूव करेगा, ये भी क्लियर रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ ये बात भी जहन में बिल्कुल स्पष्ट रखे कि जामिया ऐसा नहीं कि एक ही लिस्ट निकालता है। कुल मिलाकर जामिया बीए ऑनर्स इंग्लिश की जहाँ तक बात है, तो कुल मिलाकर बी ऑनर्स इंग्लिश कोर्स के अंदर जामिया 7 से 8 यानी 7 से 8 लिस्ट अपनी रिलीज करता है। अलग अलग कैटेगरीज में सीटें मिलती हैं उसमें, तो टोटल 7 से 8 लिस्ट आएंगी। तो पहली लिस्ट में नाम अगर नहीं आया और वेटिंग में काफी क्लोज है तो निराश ना हो, 7-8 लिस्ट तक नाम आ जाता है अगर आप काफी क्लोज हैं। पर ये बात क्लियर रखें, ऐसा नहीं है फर्स्ट लिस्ट ही है, काफी लिस्ट आती है। अब ये लिस्ट काम कैसे करती है, तो सिंपल सा है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर दे दिया भैया प्रेफरेंस की, आइए सीट क्लेम कर लीजिए, आपके लिए तो रेड कारपेट बिछा है, फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही को है। अब ऐसा जाहिर होता है कि फर्स्ट लिस्ट में कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया, कुछ घर में सिचुएशन हो गई, लिस्ट नहीं देखी, ट्रेन छूट गई, कुछ भी XYZ रीजन, और वो सीट क्लेम नहीं कर पाए। लिस्ट कई बार लेट आती है तो स्टूडेंट ड्यू में एडमिशन भी ले लेते हैं, ऐसा कई बार होता है। तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर कई बार स्टूडेंट्स क्लेम नहीं करते, तो जो सीटें बच जाती हैं वो सेकंड लिस्ट में, इसमें जो बच गई होंगी सीटें हर कैटेगरी में, उनको सेकंड लिस्ट के अंदर सीटें दे देता है जामिया। और सेकंड लिस्ट में स्टूडेंट कहाँ से आ रहे हैं, वेटिंग में से। ऐसे कोई थर्ड मेंबर को नहीं मिलेंगे, सेकंड लिस्ट में से ही मिलेंगे। कोई लक्की ड्रॉ सिस्टम नहीं है जामिया में कि फर्स्ट लिस्ट में तो हो गए सो गए, वो तो वैसे ही लकी थे। बाकी लोगों को रैंडमली बुलाया जा रहा है, कोई बिग बॉस का शो नहीं है कि रैंडमली किसी को मिलेगा। उसके बाद भी एकदम सिक्वेंशियली सिस्टम है कि भैया इनमें जिन्होंने क्लेम नहीं की सेकंड लिस्ट में, वेटिंग की टॉप कैटेगरीज के अंदर सेकंड लिस्ट वो अलॉट कर देते हैं। अब सेकंड लिस्ट में भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे सेकंड लिस्ट में भी, जिनको बोला था कि भैया सीट रिजर्व कर लीजिए, सेकंड लिस्ट में भी कुछ लोगों ने रिजर्व नहीं की, छोड़ दी सीटें, तो फिर वो निकालेंगे थर्ड लिस्ट। अब ये भी याद रखें, सेकंड के बाद थर्ड लिस्ट सिर्फ तभी केस में आती है जब सेकंड में कुछ लोगों ने रिजर्व ना की हो। अगर सेकंड में सबने सब रिजर्व कर ली सीट, तो जाहिर सी बात है फिर कोई थर्ड लिस्ट आएगी ही नहीं। पर अगर सेकंड के बाद सीटें रह गई तो वो थर्ड लिस्ट निकालेंगे, थर्ड में भी रह गई तो वो फोर्थ लिस्ट निकालेंगे। ऐसे करते करते आमतौर पर जामिया का पैटर्न नजर आता है कि वो 7 से 8 लिस्ट निकाल देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अगर कोई भी सीट छोड़ता है। इसके बाद वो जाते नहीं, क्योंकि पूरे प्रोसेस के अंदर कम से कम 1-1.5 महीना निकल जाता है, फिर क्लासेस भी स्टार्ट होनी होती है, तो फिर वो स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस और सब लोग रिजर्व कर ही लेते होंगे तब तक सीट। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। फर्स्ट लिस्ट में अलाउ किया, किसी ने छोड़ी, सेकंड में वेटिंग में से उनको दे दिया, फिर सेकंड में अगर किसी ने नहीं क्लेम की तो वेटिंग में और जो नीचे है उनको थर्ड में दे देंगे, थर्ड में भी नहीं, मान लीजिए किसी ने नहीं की किसी कैटेगरी में, तो फिर वेटिंग में उसी कैटेगरी से फोर्थ में वो लिस्ट में सीट अलॉट कर देते हैं। यहाँ ये भी कई स्टूडेंट्स का सवाल आता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन लिस्ट के आने के बीच में गैप कितना होता है। तो सिंपल सा मान के चलिए, न्यू लिस्ट आने में लगभग 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जामिया जब भी कोई लिस्ट रिलीज करती है तो उसका मतलब होता है वो स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हुई है वो डिपार्टमेंट आए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं, फीस भरें और अपनी सीट रिजर्व करें। इन सब में 2-3 दिन मिलते हैं, तो डिपार्टमेंट 2-3 दिन ये देख रहा होता है 2-3 दिन तक वो बच्चे आ जाए, रिजर्व कर लें। 2-3 दिन में जिन लोगों ने रिजर्व कर ली, अगर 2-3 दिन बाद में भी कोई रिजर्व नहीं करता, फिर डिपार्टमेंट बोलता है सीओई वालों को कि साहब इतनी सीटें अभी भी बच रही हैं, अगले वालों को दे दीजिए। फिर अगले वालों को वो समय देंगे नहीं, थर्ड लिस्ट वालों को बोलेंगे कि अब आपको 2-3 दिन दिए जा रहे हैं, आइए डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, सीट रिजर्व करिए, एडमिशन पक्का करिए। वो 2-3 दिन में वो करते हैं, 2-3 दिन बाद लॉक होता है प्रोसेस, फिर कुछ सीटें बचती हैं तो वो देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हर नई लिस्ट आने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। तो ज्यादा हड़बड़ाइए मत कि अभी लिस्ट नहीं है, अब कब आएगी, अब कब आएगी, अब नेक्स्ट कब। सिंपल है, 1-2 हफ्ते तो लगने ही लगने, कहीं नहीं गए। तो धैर्य रखिए, आराम से ही काम होता है, सरकारी काम है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ बार बार। और ये जो नई लिस्ट होती है ये भी उसी पोर्टल पर आती है जहां आपकी फर्स्ट लिस्ट आई होगी। तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि आपको 50 जगह ढूंढना है, तलाश करनी है कि साहब थर्ड लिस्ट कहाँ आई है, सर फोर्थ लिस्ट कहाँ आई है, क्या ये डिपार्टमेंट ही जाकर चेक करना होता है? नो। जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएंगे और जब आप बीए का लिस्ट चेक करेंगे, यानी फर्स्ट लिस्ट जैसे ऐसे होगी, तो सब्सीक्वेंट लिस्ट उसके नीचे नीचे ही वो पीडीएफ के तौर पे अटैच करने लगते हैं और उस पर लिखा होता है सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, और उसी से पता चलता है इतनी सीटें आ रही हैं। तो आपको एक ही जगह चेक करना पड़ेगा, घूमने की कोई जरूरत नहीं। पर पॉइंट है, सब्र रखें, 1-2 हफ्ते में नई नई लिस्ट आती है और सिंपल सी बात है वो वेटिंग में से ही स्टूडेंट्स को अलॉट करते हैं सब्सीक्वेंट लिस्ट के अंदर। अब इसी टॉपिक पर दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है और वो पूछते हैं कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं है और सर मैं वेटिंग में भी कहीं नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ सर, मेरा क्या होगा?
तो आपको एकदम सिंपल सा मेरा आंसर है, आप बिल्कुल तनाव ना लें, एकदम रिलैक्स रहें, आपका तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप सिस्टम समझ ही चुके हैं, प्रोसेस में आपको समझा ही चुका हूँ सिलेक्शन का, कि फर्स्ट लिस्ट में ही होता है, फिर वेटिंग लिस्ट में से स्टूडेंट आते हैं। अब इन दोनों में ही कोई आसार नहीं है आपका, तो फिर उस केस में तो क्या ही होगा। तो ये बात तो आप एकदम दो टूक अपने दिमाग में क्लियर रखें। इसी के साथ दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो वेटिंग लिस्ट में किसी भी कैटेगरी में, नो मैटर किसी भी कैटेगरी में 10-15 से ज़्यादा किसी नंबर पर वेट में है, यानी वेटिंग में है, तो भी आप बिल्कुल तनाव ना लें और तुरंत एडमिशन कहीं और ले लें। जहाँ भी आपको सीट मिल रही है आप रिजर्व कर लीजिए वहाँ पर। जामिया के भरोसे पे मत रहिए, क्योंकि देखिए सिंपल है, इतनी कट ऑफ ड्रॉप करती नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि सीट उनको अलॉट हुई और छोड़ने लगेंगे, इतना कोई नहीं कि इतनी सीटें मिल रही हैं और सब छोड़े जा रहे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जामिया टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, पढ़ाई बहुत अच्छी है, अच्छी पढ़ाई कम दामों पर है। बी ऑनर्स इंग्लिश वैसे ही बहुत कॉम्पिटिटिव कोर्स है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि मुझे सीट मिल जाए तो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि सस्ती भी एजुकेशन और अच्छी फैकल्टी है, टॉप क्लास फैकल्टी है। तो जब इतना कॉम्पिटिशन हो तो सिंपल है कि सीटें लेकर कोई छोड़ेगा नहीं। तो बेटर है कि आप आगे की राह तलाश करें, इस जगह पर फॉल्स होप ना रखें। और ये भी मैं इसलिए क्लियर करता हूँ कि बाद में आपका दिल टूटे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए बेटर है, पत्थर थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, बट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन मेंटली, आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और भी मैं इंग्लिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये बात भी अपने दिमाग में क्लियर रखें, इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली। यहाँ क्लैरिटी के लिए आपको ये भी बता दूं कि थर्ड, फोर्थ या सेवन्थ, एट्थ लिस्ट तक भी अगर सीटें निकलती भी हैं, तो वो या तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में निकलती है या मुस्लिम जनरल कैटेगरी में ही सीटें इतनी ज़्यादा होती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन कैटेगरीज में इतनी ज़्यादा सीटें होती हैं। अगर आप बाकी कैटेगरीज देखें जिनमें काफ़ी कम सीटें होती हैं, जैसे मुस्लिम विमेन हो गई, ओबीसी हो गई, या जम्मू एंड कश्मीर वाला हो गया, तो उनमें तो सेकंड लिस्ट तक आते आते सब मामला रफा दफा, सब पैकअप हो जाता है, सब सीट रिजर्व कर लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों अगर आपको रियल एस्टीमेट, सच्चा एस्टीमेट दूं कि क्या चांस बनेगा कि नहीं बनेगा वेटिंग में, तो सिंपल सा है, एट मैक्स टॉप 10 स्टूडेंट जो होते हैं किसी भी कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट में, उन्हीं का रियल डील चांस बनता है। क्योंकि जब भी लिस्ट आती है तो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर मैं इतने वेटिंग पर हूँ, मैं वेट करूँ या ना करूँ, इज इट वर्थ माई टाइम और नॉट। तो मैं उनको सिंपल कहता हूँ, और वही चीज़ आपको भी बोल रहा हूँ, कि अगर आप टॉप 10 में हैं तो तब तक चांस बन सकता है, वहां तक कट ऑफ ड्रॉप कर सकते हैं, कि रियल डील अगर आप वेट करेंगे तो कुछ मिलेगा, उस इंतजार का कुछ फल मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो किसी भी कैटेगरी में वेटिंग पे है, भाई 19 पे है, 45 पर है, 55 पर है, 99 पर है, तो मैं उनको कहता हूँ सिंपल सा, एक इतना वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है, वो अपने आप में दुख देता है। दूसरा, जब 7-8 लिस्ट के बाद भी आपका नाम नहीं आता ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मनोबल टूटता है, बहुत ज़्यादा बच्चे सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, फिर वो ओवर थिंक करने लगते हैं कि अगर मैंने इतना भी नहीं पढ़ा, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, है ना, फलाने तरह की जो भी ओवर थिंकिंग होती है, वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। और वो मुझे लगता है ज़्यादा डेंजरस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए हुआ जामिया में नहीं हुआ, मिली मोहब्बत नहीं मिली, पर वो जो आप सेल्फ डाउट में आ रहे हैं, जो अपनी क्षमताओं को अब आप ग्रो नहीं कर पा रहे, वो जो नेगेटिविटी आपने अपनी वाइब बना ली, घेर लिए, वो सबसे डेंजरस है। इसलिए अगर ऐसा है कि वेटिंग लिस्ट में इतना ज़्यादा है आपका, तो तुरंत देखिए और बोलिए कि भैया जहाँ जाना नहीं है वहाँ का पता भी नहीं पूछेंगे। थोड़ी देर बुरा लगता है, दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता है, वो पत्थर शुरू में रख लीजिए, वरना बाद में पेट में बहुत दर्द होगा, वो पत्थर फिर छाती से उतरेगा नहीं आपकी, अगर वो बोझ जो है ना बड़ा गहरा है वो। तो इसलिए बेटर मैं उनको कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में तो दो काम करिए, सबसे पहले लैपटॉप तुरंत बंद करिए, और जहाँ आपको एडमिशन अगर किसी और कॉलेज में मिल गया वहाँ तुरंत उसकी राह अपनाइए, आगे बढ़िए। या दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई लेके तो रहेंगे जामिया, जामिया ही आना है, अब तो ठान लिए, घर वालों को वादा दे दिया था मम्मी पापा को, तो फिर तो सिंपल है भैया, ठानिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं, अगले साल करके रहेंगे। और उसके लिए सिंपल सा, हमारा 2027 की रजिस्ट्रेशन क्लासेस की पेड मेंटरशिप बैचेस की स्टार्ट हो गई है, उसमें अपने आप को तुरंत एनरोल करें। एनरोल करने के लिए जितनी भी डिटेल्स हैं कोर्स की, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जामिया का एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करता है, और खास तौर पर वेटिंग लिस्ट को कैसे डील करना है, टैकल करना है। एक ही उसूल है कि बहुत लंबा नहीं खींचना, अगर बहुत लंबा जा रहा है तो बेहतर है उसको जाने दे, क्योंकि स्टूडेंट्स उस सेल्फ डाउट की सिचुएशन में ना आए, वो अनकॉन्फिडेंट फील ना करें, उनका मनोबल ना टूटे। मैं खुद नहीं चाहता हूँ आप उस गम से, उस दुख से गुजरें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स उस जगह रहें। इसलिए एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड से याद रखें कि अगर बहुत लंबा चल रहा है तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ें आप। अब हम भी आगे बढ़ते हैं, और अगली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सीट अलॉटमेंट कैसे काम करता है, और वो है टोटल सीट जामिया की कैसे, और किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स का चांस बनता है सबका। तो सीट अलॉटमेंट को समझना जरूरी इसलिए क्योंकि उससे फिर वेटिंग लिस्ट भी आपको समझ में आती है, बेहतर तौर पे आप समझ पाएंगे कैसे मिलेगी सीट। तो अब देखते हैं जामिया के बीए ऑनर्स इंग्लिश में, इस अंडर ग्रेजुएट इंग्लिश प्रोग्राम के अंदर कुल मिला के 60-62 सीटें हैं, इतना ही खेल है सारा। उसमें भी क्योंकि जामिया एक मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 50% लिखिए रिजर्वेशन है मुस्लिम्स के लिए।
कि मुस्लिम्स इन इन कैटेगरीज में सीटें उन्हीं को मिलेंगी अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं, मुस्लिम है। तो 50% के अंदर भी अब कैसे है, देखिए 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए, तो उसमें भी 3 कैटेगरीज बांटी हुई है। 30% सीट मिलेगी मुस्लिम जनरल को, उसमें 10% मिलती है मुस्लिम वुमेन को, और 10% मिलती है मुस्लिम ओबीसी और एसटी। यहाँ याद रखना है, मुस्लिम एससी की कोई रिजर्वेशन जामिया में नहीं होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी ही मतलब बारीकी वाली बात है जो बच्चे भूल जाते हैं। तो याद रखें, एससी की कोई रिजर्वेशन नहीं है, ओबीसी और एसटी की है। अब इसके बाद जो बची हुई 40% सीटें हैं वो एक कैटेगरी में आती है जिसको कहते हैं, लिखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। वैसे तो अगर आप लिस्ट देखें तो इसी को जनरल कैटेगरी भी कहते हैं, लेकिन बेहतर टर्म है अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जिसको अभी मैंने यूआर कैटेगरी भी लिखा था। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है, इसको कहते हैं ओपन सीट्स। ओपन सीट का मतलब है इस पे ओपन कंपटीशन फॉर ऑल है। इन 40% सीटों पे कोई भी बच्चा compete कर सकता है। कोई भी बच्चे का मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, कि इस पे सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन यानी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वही एडमिशन ले सकते हैं, नहीं। इस कैटेगरी में लिखिए इवन मुस्लिम्स कैन कम्पीट, इवन मुस्लिम पीपल कैन कम्पीट। इन पे तो सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं, इन पे बाकी की तमाम जनता, जितने भी लोग हैं जो क्लेम करना चाहते हैं और जो मुस्लिम है वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो कई लोग इसको पहले नॉन मुस्लिम कैटेगरी कहते थे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं भी जामे में पढ़ रहा था रेगुलरली था, तो मेरी क्लास में भी ऐसे मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे जिनको कैटेगरी यानी जो सीट मिली थी वो इसी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में मिली थी। तो तब मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा कैसे है, क्योंकि हमें भी ये लग रहा था कि मुस्लिम रिजर्वेशन ये है, ये बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए, पर ऐसा नहीं है, क्लियरली रखना है। इसीलिए ओपन सीट्स का मतलब लिखिए ओपन कंपटीशन फॉर ऑल। यहाँ पर है विनर टेक ऑल, ओपन कंपटीशन फॉर ऑल। आप में दम है, पढ़ सकते हैं आप, तो भैया सीट रिजर्व कर लीजिए। यहाँ सब लोगों का इक्वल क्लेम है सीट पे, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसलिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी इसी को कहते हैं। यहाँ ये भी बता दूं दोस्तों आपको कि मुझे भी 2020 में जब मैंने जामिया का बी ऑनर्स इंग्लिश एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, फिर एमएमए किया, पर मुझे भी सीट इसी कैटेगरी में मिली थी, क्योंकि सिंपल, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो वैसे भी आप इसी कैटेगरी में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम है तो आप इस कैटेगरी में भी क्लेम कर सकते हैं, इस कैटेगरी में भी क्लेम कर सकते हैं। तो 90% चांस आपके बन जाते हैं, बल्कि भी 10% बताऊंगा, वो स्पेशल कैटेगरी होती है। पर अगर आप मुस्लिम है तो उस कैटेगरी में भी क्लेम कर सकते हैं। पर इस कैटेगरी में अगर आपको सीट मिलती है, इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन इसी कैटेगरी के अंदर होता है, सबसे हाई कट ऑफ्स भी इसी में जाती हैं, इसलिए इट्स अ वेरी बिग डील, इट्स अ बिग अचीवमेंट if you can claim a seat for yourself in this category, which is the unreserved open competition for all. अब जो बचे हुए 10% है दोस्तों, वो स्पेशल कैटेगरी है जामिया के अंदर। इसके अंदर उन लोगों को सीट मिलती है सबसे पहले जो पीडब्ल्यूडी की सीट्स होती है, यानी जो दिव्यांग लोग हैं, पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज वाले हैं। दूसरा आप लिखिए कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी मिलती है, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं उनको भी इसमें सीटें, इन सब में बहुत कम कम सीटें होती है, मैक्सिमम 2 से 3 या 4 ही सीटें हो सकती हैं। तीसरा होता है कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कैंडिडेट्स फ्रॉम जे एंड के। और चौथी और लास्ट होती है जामिया इंटरनल। कई बच्चे नहीं समझ पाते इंटरनल का मतलब भाई, तो उनको लगता है प्रोफेसर्स के बच्चे, पर ऐसा नहीं होता। जामिया इंटरनल का मतलब होता है वो बच्चे जिनकी स्कूलिंग जामिया से ही हुई है, क्योंकि आप जानते हो शायद, नहीं भी जानते तो जान लीजिए कि जामिया एक ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है जो स्कूल भी अपना चलाती है, एकदम नर्सरी से लेकर पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टरेट तक की पढ़ाई कराती है। तो जामिया से जिन बच्चों ने स्कूलिंग की, यानी जो 11th 12th या 9th 10th भी जामिया के स्कूल से, जो भी आप देखते हैं कैंपस पर, ये मेट्रो से उतरते आप देखते हैं राइट हैंड साइड पर जामिया का स्कूल है, तो जिन बच्चों ने स्कूलिंग जामिया से की उनको वो थोड़ी प्रेफरेंस देते हैं कि इतने लंबे समय तक हमारे यहाँ 12वीं 11वीं पढ़कर आए हैं, तो अंडर ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ का बच्चा भी मिले, तो उसके लिए कोटा है जामिया इंटरनल का, ये वो बच्चे होते हैं। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं सीटें ऐसे काम करते हैं, और इसी में आपकी कट ऑफ्स आएंगी, फर्स्ट लिस्ट की भी और वेटिंग की भी। अब इस एडमिशन प्रोसेस को समझने के बाद दोस्तों आते हैं इस साल के पेपर एनालिसिस पर, और उसी के साथ आएंगे उस सबसे ज्यादा $1 मिलियन क्वेश्चन पर, जिसने बच्चों को बेताब किया हुआ था, दिल बेचैन किया हुआ था कि सर आखिर इस बार की कट ऑफ्स क्या जाने वाली हैं। तो दोस्तों इसके जवाब में पहले मुझे लगता है हम इस बार का पेपर का एनालिसिस कर लें, थोड़ा समझ ले पेपर कैसा आया, फिर आपको क्लियरली दिखने लगेगी कि कट ऑफ्स क्या बनेंगी, क्योंकि पेपर के पैटर्न के हिसाब से कट ऑफ तय होती हैं। इसलिए आज पहले मैं जो एमसीक्यू पार्ट होता है, जो आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट है पेपर का, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो 40 मार्क्स में आता है, उसका एनालिसिस करते हैं और पहले उसकी कट ऑफ समझते हैं, फिर मैं इकट्ठे पूरे पेपर की यानी टोटल 100 मार्क्स की भी कट ऑफ आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगा। अब इस बार के पेपर की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें दोस्तों, तो पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी पर ही था। इजी उन स्टूडेंट्स के लिए रहा होगा एक जो स्ट्रैटेजिकली पढ़कर गए थे, जिन्हें अंदाजा था कि पेपर ऐसा आता है,
बेसिकली वो स्टूडेंट जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में थे। तो लिखिए मेंटरशिप प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान रहा होगा। इट वुड हैव बीन अ पीस ऑफ केक। होम ग्राउंड पे बैटिंग करने वाली सिचुएशन हो गई होगी। मामला मतलब आप मान लीजिए मामला एक तरफा हो गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जो मैंने पढ़ाया था मेंटरशिप प्रोग्राम में 30-40 क्लासेस उन्होंने अटेंड की थी, 5-6 महीने से लगातार हमारे साथ पढ़ रहे थे। पूरा पेपर का मतलब ए टू जी पूरा एनालिसिस हमारे साथ पढ़ा था, मतलब बाल की खाल निकाल दी थी पूरे पेपर की। और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव सेशंस के अंदर, वन ऑन वन क्लासेस के अंदर। मेंटरशिप प्रोग्राम इस बार का भी सफल रहा, पिछले 2 साल से पढ़ा रहे हैं, इस बार भी सफल रहा। और इतना सफल रहा कि मामला एक तरफा कर दिया। जैसे आरसीबी ने फाइनल में एक तरफा कर दिया था ना माहौल, इस बार बिल्कुल वही वाला मामला था, एक तरफा माहौल था। क्योंकि 40 क्वेश्चन में से आपको हैरत होगी जानकर 29 क्वेश्चन जो के त्यों वही आए थे जो मैंने बताए थे, जो मैंने पढ़ाए थे। और आप देख पा रहे हैं मोर देन हाफ द एमसीक्यू पार्ट, जो कि क्वालिफाइंग पार्ट होता है ये एमसीक्यू पार्ट, इसको क्वालिफाई करके फिर आप मेन ड्रैगन यानी ऐसे वाले हिस्से में उतरते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में उतरते हैं। तो जो क्वालिफाइंग हिस्सा है पेपर का 40% जो हिस्सा है, 40 क्वेश्चन है, उसमें 29 क्वेश्चन वही आ गए जो बताए थे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो मजा ही आ गया, बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे एग्जाम के बाद। अगर मैं दोस्तों आपको लेवल ऑफ प्रिडिक्शन बताऊं कि कितना प्रिडिक्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं ऐसा नहीं था कि 5-10 क्वेश्चन प्रिडिक्टेड थे, 29 क्वेश्चन प्रिडिक्टेड आ गए जो एकदम सीधे सीधे बोले थे सामने आकर कि भाई ये पढ़ लो ये आएगा। यानी 72.5%। कितना लेवल ऑफ प्रिडिक्शन है? 72.5% प्रिडिक्शन पर ही पेपर आ गया। अगर मैं आपको मिसाल देकर समझाऊं तो आप देखेंगे ये इस साल का पेपर है जामिया का 2026 का। ये मैंने रिलीज किया था पेपर भी, और आंसर की भी मैंने रिलीज की थी, यानी पेपर के 1-2 दिन में ही मैंने रिलीज कर दी थी, 27 या 28 को। वो आंसर की का गूगल ड्राइव लिंक मैंने दिया था, तो आप देख सकते हैं हमारे स्टडी बंडल में इस साल का पूरा पेपर है। सॉल्ट पेपर भी मैंने डाला था, लिंक्स भी शेयर किए थे बहुत सारे कि इन वीडियो से क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप इससे मिलाएं गूगल ड्राइव लिंक से, तो आप इसी में देखिए, मैं आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ कितनी ज्यादा थी और कैसे बच्चों को आसानी रही होगी, किन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल रहा होगा। आप सेकंड क्वेश्चन ही देखिए, मिस हैविशम इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, मिस हैविशम किस उपन्यास की कैरेक्टर है, ये इसमें पूछा गया। आंसर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस था, डिकेंस का नॉवल, डिकेंस के नॉवल से आया। इस सवाल के बारे में मैंने इतनी बार बताया था, 3 बार 3-4 जगह बताया था स्टूडेंट्स को। सबसे पहले अगर आप मेरा स्टडी बंडल आपने परचेज किया था तो उसके अंदर आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 22वां या 23वां जो पैकेट है, उस पर विक्टोरियन नॉवलिस्ट में मैंने डिटेल में कैरेक्टर्स भी बताए थे। और जो डिकन्स की एंट्री है वहां पर मैंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल के अंदर क्लियरली बताया था मिस हैविशम पे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो ये स्टडी बंडल से क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आप मेरा पब्लिक लेक्चर देखते हैं, डिकन्स और मिल्टन वाली पब्लिक वीडियो मैंने रिलीज की थी जिसमें मेजर वर्क्स, मेजर एमसीक्यूज पे बात की थी। उसमें भी आप देखेंगे न सिर्फ मिस हैविशम बल्कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल की कहानी तक मैंने सुनाई थी, डेविड कॉपरफील्ड की बताई थी। वो पब्लिक वीडियो, फ्री वीडियो मैंने एक हिस्सा डाला था जो कि हमारे प्राइवेट लेक्चर्स में से होता है, जो भी हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को पूरा देते हैं, उसका एक प्रोमो तौर पर मैंने यूट्यूब पर डाला था, फ्री वीडियो थी। और एग्जाम से पहले ही डाला था, उसमें भी बाकायदा मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तीसरा, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो तब हुआ कि मैंने एग्जाम से पहले एक एमसीक्यू मैराथन मास्टर क्लास ली थी जिसके अंदर 1.5 घंटे का लाइव सेशन था, जिसमें काफी ज्यादा भारत के बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, एकदम लाइव थे क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर 1-2 दिन पहले एग्जाम से जब मैंने क्लास ली, उसमें भी मैंने बाकायदा स्टूडेंट्स को बार बार बोला है, दोहराया है कि इस सवाल को जरूर पढ़ के जाना, मिस हैविशम पे क्वेश्चन आता। और बढ़िया हुआ वो क्वेश्चन आया। तो मुझे खुशी हुई कि जो आखिरी मोमेंट पे भी हमारे साथ ज्वाइन किए, जो मेंटरशिप प्रोग्राम में लंबे समय तक पढ़ रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही ईजी रहा होगा कि बार बार क्लासेस में स्ट्रैटेजी में ही बात होती है। पर जो लास्ट मोमेंट पे भी ज्वाइन किए, उनके भी पूरे पैसे वसूल हुए, क्योंकि जो पढ़ाया वही आया। दूसरे सवाल के अलावा भी अगर मैं आपको सिर्फ नुस्खा दिखाऊं कि कितने सवाल वही आए जो मैंने बताया था और कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या सोर्सेस थे जहां से अगर आप पढ़कर गए होंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, टिंटन एबी पे आया। ये क्वेश्चन भी मैंने मैराथन क्लास में क्लियरली, रोमांटिक पोर्स में वर्ड्सवर्थ की कविता है ना टिंटन एबी, उसमें बताया था। ये भी क्वेश्चन मैराथन क्लास से ही आया। इनफैक्ट न सिर्फ मैराथन क्लास, वर्ड्सवर्थ पर मेरे पब्लिक लेक्चर है, जो भी मैं मेंटरशिप क्लास के स्टूडेंट्स को पहले हम प्राइवेट तौर पर देते हैं, 1-2 महीने दे दिया था, फिर उसका एक हिस्सा मैंने अपने चैनल पे फ्री अपलोड किया था, वो भी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। वहीं पर भी आपको टिंटन एबी के बारे में मिलेगा। मैंने डिटेल में बताई है लिरिकल बैलेट्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि लिरिकल बैलेट्स 1798 के अंदर ही कविता थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वही था जो बताया। क्वेश्चन नंबर 5, अगला ही क्वेश्चन, ये भी मैराथन क्लास में था, कुबला खान पे था। कुबला खान इज अ वेरी फेमस पोएम बाय कोलरिज, जिसको मैंने पढ़ाया भी था मेंटरशिप क्लास में, तो पूरा पढ़ाया था, तफसील से समझाया था। पर मैराथन क्लास में जब मैं एमसीक्यू भी डिस्कस कर रहा था कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए वो क्वेश्चन भी है। तो मैराथन वालों के तो पूरे पैसा, मतलब हाउसफुल शो था, बंदे भी बहुत ज्यादा थे, उनको सबको फायदा हुआ, बहुत बाद में उनके थैंक यूज और ये सब आ रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये मेंटरशिप क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहा होगा। मैराथन में तो बात नहीं कर पाए थे इस पर मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट तो सारी क्लासेस में थे। सो क्वाइट इजी फॉर देम। ऑथर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट का ऑथर कौन है? थिंग्स फॉल अपार्ट एक अफ्रीकन लिटरेचर का फाउंडेशनल
टेक्स्ट है, नॉवल है, पढ़ाया जाता है बाकायदा जामिया में। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये किताब है, हमें जामिया में पढ़ाई गई थी, इसलिए आप देख पा रहे हैं मेरे ये एनोटेटेड हो रखा है, पूरा रंग बिरंगा कर रखा है। चिनुआ एचेबे ही इसके राइटर है, अफ्रीकन नॉवलिस्ट, फादर ऑफ अफ्रीकन नॉवल भी कहा जाता है। यही किताब है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये क्वेश्चन पेड बैचेस के अंदर मैंने कायदे से पढ़ाया था, वर्ल्ड लिटरेचर जो हिस्सा है उससे। देखिए दोबारा सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 वुड हैव बीन वेरी टफ फॉर स्टूडेंट जो मेंटरशिप क्लास में नहीं थे, क्योंकि अगेन मेंटरशिप क्लास में बताया था और स्टडी बंडल में भी मेंशन्ड है। देखिए क्वेश्चन था जोसेफ एंटोन किसका मेमोयर है, किसकी एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है। आंसर वो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का इंडियन राइटिंग का स्टडी बंडल है हमारा, हमने स्टूडेंट्स को दिया था। उसके अंदर इंडियन राइटिंग के अंदर जहाँ सलमान रुश्दी की एंट्री है, जहाँ सलमान रुश्दी के नॉवेल्स पे बात की थी, वहाँ बताया था जोसेफ एंटोन इज अ मेमोयर बाय सलमान रुश्दी एंड इट इज बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ हिज टू फेमस फेवरेट राइटर्स। एक थे जोसेफ कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस वाले, और एक एंटोन चेखॉफ। तो जोसेफ कॉनरेड के जोसेफ से और एंटोन चेखॉफ के एंटोन से उन्होंने एक मतलब एक तरह का जोड़ा हुआ वर्ड बनाया, पैलिंड्रोम कहते हैं, जोसेफ एंटोन। तो इसका भी आंसर सलमान रुश्दी ही था। तो वो हमारे स्टडी बंडल में था, काफी टफ हो सकता था ये सवाल। फिर ऐसा है कि जिसे मालूम है उसे मालूम है, बट दिस इज अगेन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द स्टडी बंडल। तो अगर आप बंडल से भी ढंग से पढ़कर गए होंगे, चाहे सेल्फ स्टडी मॉडल में, ठीक, बट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देम। 29 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द स्टडी बंडल ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 भी स्टडी बंडल वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा, यानी ये मालूम तो था पर गेस वर्क कर रहे होंगे जो ढंग से पढ़कर नहीं गए होंगे। टीएस एलियट के नाम की फुल फॉर्म क्या है, यानी टीएस एलियट में टीएस क्या है, तो आंसर वाज थॉमस टर्न्स एलियट। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए इजी रहेगा। एक जिन्होंने स्टडी बंडल खरीदा था, तो उसके अंदर जो मॉडर्निस्ट पोएट्स वाला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बंडल्स में, आई थिंक 24th या 25th बंडल है, उसमें मैंने थॉमस टर्न्स एलियट के बाद ही एलियट की सारी कविताएं, एसेज और प्लेस पे लिखा हुआ था, स्टडी बंडल में से आ रहा है। दूसरा, जिन्होंने मेरी वेस्टलैंड वाली वीडियोस देखी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें भी मैंने जब ऑथर इंट्रोडक्शन दिया है, पोएट इंट्रोडक्शन दिया, वहाँ पर भी पूछा गया था। और ये सिर्फ मैं ट्रेलर बता रहा हूँ, अभी अगली आने वाली वीडियोस में जब पेपर का कायदे से एनालिसिस करेंगे, पूरा पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगा, समझाऊंगा, मास्टर क्लास लूंगा, तब मैं आपको और बताऊंगा 29 क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से है। पर मैं आपको अंदाजा क्या देना चाहता हूँ कि पेपर किन लोगों के लिए आसान रहा होगा, किन लोगों के लिए एकदम मक्खन की तरह गया होगा, कि जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉल वही टप्पा मारी तो सिक्सर तो लगना ही था। और जब ऐसा पेपर जाए तो स्टूडेंट्स बड़े एक्साइटेड होते हैं, खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी उतना ही उत्साह से भरा हुआ हूँ कि रिजल्ट्स का मैं भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो जामिया के अंदर, जैसे मैंने भी दिखाया था, हमारे स्टूडेंट्स का नाम हाईलाइटेड था। इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग द स्कोर, आवर स्कोर एट वीआर अकेडमी इज गोइंग टू गो इवन हायर। अब मेंटरशिप प्रोग्राम के बरक्स किन स्टूडेंट्स को पेपर मॉडरेट लग रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले वो स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ PYQs ही करके चले गए ऊपर ऊपर से। कुछ स्टूडेंट्स का होता है ना, पिछले 5 साल के 10 साल के पेपर कर लेंगे, उसी में से आ जाता है। तो इस बार इन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लगा होगा, पल पल जीना मुहाल हुआ होगा, कभी धूप कभी बारिश का एहसास हो रहा होगा पेपर के अंदर, क्योंकि इस बार जामिया का पेपर तो ईजी था, जैसा मैंने बताया, मैनेज हुआ बच्चों से, और मैंने आपको सोर्सेज भी बताए, पर पेपर रिपीटेड बहुत कम था। अगर आप PYQs के दम पर जाते तो आपकी उम्मीद ये होती है कि पेपर रिपीटेड ही आ जाए। ऐसा भी हुआ है जामिया में कि पेपर काफ़ी रिपीट आए हैं, पर इस बार रिपीटेड नहीं था, मैक्सिमम 2 से 3 ही क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे। तो इन लोगों को ज़रा पेपर मुश्किल ही लगा होगा, रास्ते में रोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, सरलता सहजता कम रही होगी। अब इनके अलावा वहीं वो स्टूडेंट जो इस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं कि भाई क्लास 12th NCERT की तैयारी कर लेंगे, और जो CUET UG में हमने पढ़ा था इंग्लिश के लिए, उसी की तैयारी पे जामिया के एग्जाम में युद्ध में उतर जाते हैं, तो उनके तो हाथ पैर ठीक ठाक फूले होंगे पेपर में। उनको इजी मॉडरेट नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा पहले भी बताया, क्लियर बता दिया था शुरू में भी जब स्ट्रैटेजी कर रहे थे इस बार की, यानी 2026 की जब स्ट्रैटेजी दी थी, कि जामिया का जो सिलेबस है, जो माइंडसेट है, जो उसका पूरा मिजाज है, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ आप CUET UG या क्लास 12th NCERT की तैयारी पर काम नहीं कर सकते, वो यहाँ किसी काम की नहीं आती। और इस बार के पेपर ने भी मेरी वही बात, मेरी उस भी प्रिडिक्शन को सही साबित किया कि उस लाठी को आप यहाँ नहीं हाँक सकते। वो तैयारी यहाँ जामिया के एग्जाम में एकदम फ्रूटलेस, पॉइंटलेस आपके लिए साबित हुई होगी। बहरहाल दोस्तों, अब पेपर पैटर्न समझने के बाद आते हैं कट ऑफ्स पर, जिसके लिए आप बेताब हैं ही। तो अगर इस बार के पेपर की कट ऑफ्स देखी जाए और उसको समझा जाए, तो कुल मिलाकर 9 क्वेश्चंस ही थे इस पेपर में ऐसे जहां मामला फंस सकता था, जहां पर मैं मानता हूँ एक होशियार से होशियार बच्चे के भी हाथ पैर फूले होंगे, जहां वो भी ढीले पड़े होंगे, जहां उनको भी महसूस हुआ होगा कि भाई 50-50 की लाइफलाइन हो तो बेहतर है। बाकी के 31 क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए 9 क्वेश्चंस ही मुश्किल हैं, जहाँ डिफिकल्टी ज़्यादा है, बाकी के 31 क्वेश्चंस मैं मानता हूँ एक तंदुरुस्त, तैयार, होशियार, पढ़े लिख कर जो गया बच्चा,
उसके लिए आराम से मैनेज हो गएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। खास तौर पे जब 31 में से भी, जैसा मैंने बताया, 29 तो प्रिडिक्टेड ही आ गए। जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे जिससे 31 होंगे, वो बहुत ही सिंपल थे, पॉपुलर फिक्शन पर आए थे। जो अगर एक बच्चा जो लिटरेचर थोड़ी बहुत भी दुनिया से जुड़ा हुआ है, और अगर जुड़ा हुआ है तभी वो ऑनर्स करने आ रहा है, उसके लिए बहुत ईजी रहे होंगे। और 29 में तो हम थे ही उनके साथ, तो वहां पर तो मामला जम गया होगा। 9 क्वेश्चन ही मुश्किल थे। अब इसके बेसिस पर जो इस बार की आप कट ऑफ्स देखते हैं, या जिसको मैं कहूंगा सेफ स्कोर रेंज, वो निकलती हैं कि इन रेंज में अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव पार्ट तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर मैं टोटल बताऊंगा। पर इन्हीं 9 क्वेश्चन के बेसिस पर इस बार की सेफ स्कोर रेंज बनेगी। आइए वो देखते हैं। आइए दोस्तों, अब उस मोमेंट पर आते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, और वो है सेफ स्कोर रेंज। लिखिए, सेफ स्कोर रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी 40 मार्क्स के अंदर इतने अगर रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ये पार्ट क्वालिफाई, जो क्वालिफाइंग पार्ट है वो क्लियर हो रहा है। फिर अभी मैं 100 मार्क्स से ही बता दूंगा। आप देखते हैं, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि जो कट ऑफ्स भी होती हैं वो हर कैटेगरी के हिसाब से आते हैं। मैंने भी कैटेगरी वाइज ही लिखी है। सबसे पहले आप देखते हैं जनरल यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, फिर मुस्लिम जनरल, फिर मुस्लिम वुमेन, और चौथे नंबर पर है मुस्लिम ओबीसी और एसटी। मैंने बताया था इनकी इकट्ठे होती है, एससी में नहीं होती। सबसे हाई कट ऑफ भी आप देखते हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की जाती है, जो मैंने बताया था, जिसमें ओपन कॉम्पिटिशन, ओपन सीट्स हैं। तो इस बार की अगर आप आउट ऑफ 40, तो यहाँ लिख लीजिए आउट ऑफ 40, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो अनरिजर्व कैटेगरी की मिनिमम, यानी मिनिमम मार्क्स कितने बनने ही बनने चाहिए, वो है 28.75 आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग। आपको याद रखना है, मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि जामिया के अंदर +1 मार्क्स फॉर राइट आंसर है, -0.25 मार्क्स है रॉन्ग के लिए। तो +1 मिलेगा अगर सही है, -0.25 कटेंगे अगर गलत है, और 0 मिलेगा अगर अनअटेम्प्टेड है, कि आपने खतरा ही मोल नहीं लिया कि भाई ना ऊंस रहे ना पास रहे, ना सही कर रहे हैं ना गलत। इस बेसिस पर आप अपनी कट ऑफ्स निकाल लीजिए, देखिए कि भैया राइट कितने बन रहे हैं, और फिर राइट में से नेगेटिव मार्किंग को माइनस कर लीजिएगा, जो पहले की वीडियोस में मैंने समझा है। नहीं देखी तो जाकर आप चैनल चेकआउट कर लीजिए। बहरहाल, अपनी आप मिला लीजिए 40 मार्क्स में आपके कितने बन रहे हैं। और अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो अगर आपके मिनिमम 28.75 बन रहे हैं, और मैक्सिमम अगर आपके 33.75 बन रहे हैं, यानी ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके नंबर इसके आसपास हो, यानी 31, 32 के आसपास हो, जो मैंने पहले भी बताया था कि सेफ स्कोर इतनी रहती है जामे में। इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है आपको कि मैक्सिमम 33.75 जाने वाले हैं। अगर हम 40 में से देखें तो 40 में से लगभग अगर आप राउंड ऑफ करें तो 34, 6 क्वेश्चन में आप खेल सकते हैं कि वहां गलती हो सकती है, होशियार से होशियार बच्चे की। तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में जो रेंज, अगर इसके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आराम से आपका पेपर क्वालिफाई, ये वाला हिस्सा हो रहा है। ये एक अच्छी रेंज है कि आपने अच्छे से पढ़ा है। होशियार बच्चे, जैसे मैंने बताया मेंटरशिप प्रोग्राम वाले हैं, 29 प्रिडिक्टेड आ गए उनके, वो इसी रेंज में स्कोर कर रहे होंगे। और जैसा मैंने बताया था, बाकी की जो कैटेगरीज होती है उनमें इन्हीं से 2-2, 3-3 नंबर ड्रॉप करता है मार्क्स, और वही आपको दिख रहा है। अगर आप मुस्लिम जनरल में है तो 26 से 31 बन जाती है, कि मैक्सिमम 31 तक जा रहे हैं, थोड़ा सा ही कम है। और यहाँ 26 आपका मिनिमम है। मुस्लिम वेमेन में 23 और 28, 28 मैक्सिमम जाएगा, 23। मुस्लिम ओबीसी एसटी में 22 और 27। बाकी जो कैटेगरीज मैंने बताई थी उनमें इनसे भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरीज हैं। पर बहरहाल पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है आउट ऑफ 40। अगर इससे नीचे आपके नंबर जा रहे हैं तो बहुत आप मुश्किल में आने वाले हैं। फिर ये है कि हो सकता है आगे आपको ज्यादा नंबर मिल जाए, पर वहां पर आप बिल्कुल भी नंबर लूज करना, कोई भी मार्जिन आप लेकर नहीं चल सकते। वहां फिर आपको परफेक्ट ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आगे बहुत प्रेशर बन जाएगा आप पर। मतलब कहने को, आप वहां कोई भारी मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इस रेंज में है तो सुकून रहेगा, बीपी आपका लो रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, और क्वालिफाई होकर आप नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। कि वहां पर भी अगर कटते तो कटते ही, ऐसा तो है नहीं कि यहीं पर भैया दिल जले एग्जामिनर बैठे हुए, आगे भैया बाग ही बाग है और गुलशन ही गुलशन है, बाहर ही बाहर है, ऐसा नहीं है। तो बेटर है कि अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए हमें, फिर हम आपको ग्रुप में ऐड करके बता पाएंगे कि कितनी आपके चांस बनेंगे, और ज्यादा नहीं, आगे वाले पार्ट में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो डू कमेंट बिलो। अब इसके बाद दोस्तों एमसीक्यू वाला हिस्सा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता हूँ फुल पेपर एनालिसिस के अंदर, यानी जो आउट ऑफ 100 होता है, पूरे पेपर की कितनी कट ऑफ बनती है, उसका एनालिसिस क्या है। तो सबसे मजे की बात जो इस बार हुई, देखिए एमसीक्यू में तो जलवा जमा ही जमा, 29 प्रिडिक्टेड आ गए, मजा आ गया। लेकिन जहाँ सच में मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी वो ये थी कि जिस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा खौफ रहता है बच्चों के अंदर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान एंक्शस रहते हैं, वो होता है एस्से वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाला हिस्सा, जो आप जानते हैं जामे के एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है बीए के अंदर, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसमें कुछ भी आ सकता है, ऑन द स्पॉट ऐसे लिखना होता है।
तो इस बार क्या हुआ कि जो 3 क्वेश्चंस आए थे जामिया के एग्जाम में, वो 3 क्वेश्चंस यही थे। पहला क्वेश्चन था एआई एंड एथिक्स, ऐसे टॉपिक दिया गया था। दूसरा था लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी और तीसरा टॉपिक था मेंटल हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन स्टूडेंट्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन स्टूडेंट्स। ये 3 क्वेश्चन इस बार के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में थे और इसमें जो पहले के 2 क्वेश्चंस है ये बिल्कुल वही है जो मैंने इस बार के हमारे जो प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट होती है जो भी हमने स्टडी बंडल में दी थी स्टूडेंट्स को, यानी प्रिडिक्ट किया था कि यार ऐसा कुछ टॉपिक आ सकता है, इसके लिए पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है, एस्से की प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा एस्से। उन्होंने मुझे एस्सेस भेजे भी स्टूडेंट्स ने, मैंने रिव्यू किया, फिर उनको रिस्पॉन्ड किया कि आप ऐसा लिखे। तो जो प्रोबेबल टॉपिक्स बताई थी, जो लिस्ट, जो फेरिस्त उनको दी थी एग्जाम से पहले कि इन इनको पढ़ के जाइएगा, चांस बन सकता है इसमें से आना, उसी में से आप देख रहे हैं 3 में से जो 2 टॉपिक्स है वो वहीं आए। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये है देखिए हमारे प्रोबेबल लिस्ट हमने दी थी, कम से कम कितने टॉपिक्स दिए थे, हाँ 60 प्रोबेबल टॉपिक्स आप देख रहे हैं। ये ऐसे मैंने स्टार्टिंग में रिलीज कर दी थी एग्जाम से कुछ 3-4 महीने पहले, और उसके अंदर आपको मैं एग्जैक्ट पढ़वाता हूँ कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो यही देखिए पूछे गए हैं। बस यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक दे दिया गया है, मैंने तो बल्कि थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया था। जैसे सिंपल से आप देखिए प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर सोशियो पॉलिटिकल एसेस का आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो टॉपिक मैंने दिया था, स्कॉलरशिप एंड प्लेजियरिज्म इन द एज ऑफ एआई, the role of literature in the age of artificial intelligence, can literature survive in a fast scrolling world, from libraries to laptops, changing reading habits, literature in the times of social media। ये जो क्वेश्चन है मैंने बल्कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में बताया। ये जो एआई एंड एथिक्स वाली बात है बिल्कुल यही पूछ रहे हैं कि साहित्य के क्या मूलभूत कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या एआई की दुनिया में भी एथिकल हुआ जा सकता है। वही प्लेजरिज्म की बात है कि अपना बनाकर तो नहीं चला देंगे, ओरिजिनलिटी की क्या जगह है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल वही टॉपिक प्रोबेबल लिस्ट से पूछा गया है। दूसरा लैंग्वेज आइडेंटिटी, आप ऊपर जाइए देखिए मैंने टॉपिक्स मतलब थीम वाइज भी अलग दिया था। यहाँ लिखा है प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर पर्सनल एसेस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6th मैंने टॉपिक दिया क्या है, राइट एन एसे ऑन हाउ रीडिंग शेप्ड योर इमेजिनेशन एंड आइडेंटिटी। लैंग्वेज का मतलब लिटरेचर है, लिटरेचर बिना लैंग्वेज के कैसे हो सकता है भाई। तो लिटरेचर और आइडेंटिटी आपके चेतना के डेवलपमेंट में, कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में, आपको अपने आप को समझने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में साहित्य ने, लिटरेचर ने क्या रोल प्ले किया, लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए, राइट अ पर्सनल एसे इन 4 to 500 वर्ड्स ऑन अ बुक दैट चेंज योर लाइफ और द वे यू लुक एट लाइफ, कि आप कैसे दुनिया को समझते हैं, कैसे खुद को समझते हैं। ये टॉपिक भी आपको सीधा सीधा दिख रहा है, प्रोबेबल लिस्ट से आ रहा है। तो जो बच्चा इनमें से, मैंने बताया भी था कि 5 से 7 टॉपिक्स प्रैक्टिस करके जाइएगा, मतलब एक ड्रेस रिहर्सल हो, उनके लिए एस्से वाला टॉपिक भी, एस्से वाला क्वेश्चन भी इस बार मक्खन की तरह गया होगा। मतलब क्रेजी ही हो गया यार कि आप देख रहे हैं 29 40 में से 29 वो उनका सेटल हो गए, और यहाँ 30 मार्क्स में से जब टॉपिक पसंद का आ जाए तो बहुत आसान होता है, फिर सिर्फ आपको लिखना बाकी रहता है, आंसर तो आपके दिमाग में पहले से होता है। वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है कि क्या आएगा, क्या लिखना होगा, वहां पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़कर सोचकर ऐसे प्रैक्टिस करके गए थे 4-5 बार वही आ गए। तो बस अब आपको लिखने की मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पर 30 मार्क्स का ऐसे भी इस बार सेटल होगा, और 30 + 29 आप देख ही रहे कितने हो गए, 59, मोर देन हाफ द पेपर, 60 नंबर आपके हमने मैनेज करवा दिए। अब इन सब के बाद एसए और एमसीक्यू के बाद जो बाकी के बचे हुए हिस्से हुए, तो आप देखते हैं इस बार का जो कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आता है जो कि 20 मार्क्स की वेटेज होल्ड करता है, वहाँ पर असल में पैसेज नहीं आया, अब की बार एक डायलॉग आया था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, एकदम मतलब आराम से ही हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो ये 20 नंबर तो सबके ही आ गए होंगे, तो फ्री के मार्क्स थे, सिंपल था, बेसिक स्टफ था। तीसरा हिस्सा जो होता है वो है ग्रामर एंड वोकेबलरी, यानी इकट्ठे ले लेते हैं इनको। 10 मार्क्स की आती है, 5 मार्क की ग्रामर होती है, 5 की वोकेबलरी होती है। ग्रामर की भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल था, एकदम सहज सवाल आ गए थे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स मूड में आए थे इस बार, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो भी बच्चों ने मैनेज कर लिए, काफ़ी सिंपल थी। वोकेबलरी जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आई थी, पर वोकेबलरी जैसे मैंने पहले बताया था, इस बार भी ऐसा हो कि वोकेबलरी में क्या है, एमसीक्यू में था, और यहाँ ऐसा हो जाता है कि फिर जिसे पता है उसे पता है, यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि गेस वर्क ही करना पड़ता है, आपको आता है नहीं आता, अब उसमें कितना आप दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या हो सकता है। फिर वो बच्चे वही है ना, वो लता मंगेशकर लॉजिक मैंने बताया था आपको कि सुनने में अच्छा लग रहा है, बड़ी सुनने में अच्छी लगती है ये चीज़, सर मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था इसलिए, मतलब ऑप्शन सिर्फ इसी बेसिस पर चुना गया है कि सी ऑप्शन है क्योंकि सर सुनने में ठीक लग रहा है। तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि आप गेस ही करेंगे उसके बाद, और ऐसा हुआ भी कि बता रहे थे स्टूडेंट्स कि 1-2 जगह पर सिली मिस्टेक उनकी वोकेबलरी में हुई थी इस बार।
चांसेस थे, बट अगर आप मुझसे पूछे तो इतनी भी मुश्किल वोकैबुलरी कोई ऐसा मतलब निकाला हुआ अजैब घर से दुखी करने वाला वर्ड नहीं था। बेसिक था, ऑगस्ट था, एक वर्ड आई थिंक सेरीन था। आने वाली वीडियो में बताऊंगा क्या क्या सवाल है। पर मुद्दे की बात है कि वोकैबुलरी के 5 मार्क्स के अंदर भी लगभग 3 मार्क्स तो ऑन एवरेज स्टूडेंट के आ ही गए होंगे, अगर 1-2 मार्क का आप मार्जिन गलती का लेकर भी चले। अब इन सबको यानी इन तीनों को और जो एमसीक्यू का बताया था इनको जहन में रख के आइए देखते हैं 100 मार्क्स में से कितनी कट ऑफ बन रही है। तो अब फाइनल चीज जो आप जानना चाह रहे थे, जो अल्टीमेट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, सवाल था, वो था सेफ स्कोर रेंज। अब इसमें भी आपको रेंज दे रहे हैं और ये है लिखिए आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स में से। अगेन हर कैटेगरी के हिसाब से मैंने लिखी है। पहला जनरल अनरिजर्व कैटेगरी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। इस बार की अगर आप 100 में से देखें तो मिनिमम मार्क्स जा रहे हैं 76.75, कम से कम बनेंगे बनेंगे बच्चों के। और इसमें सब मिले हुए हैं, एमसीक्यू के मार्क्स, एसए के मार्क्स, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, मिनिमम सबको मिलाकर आपके नंबर आफ्टर नेगेटिव एंड ऑल सब कटाई छटाई के बाद 76.75 मिनिमम जाएगा। हाईएस्ट इस बार 80 जा सकती है कट ऑफ, विच इज क्वाइट हाई कट ऑफ। अभी मैं बताऊंगा पिछले साल के एनालिसिस में, पर पहले से बहुत ज्यादा हाई जा रही है कट ऑफ। अगर आप मुस्लिम जनरल का देखें तो थोड़े नंबर मैंने बोला था घटते जाते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 74 रहेगी, मैक्सिमम 79.50, अगेन हाई। मुस्लिम विमेन के अंदर आप देखते हैं 71 से 76 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, इनके बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आराम से पेपर फर्स्ट लिस्ट में। और ये मैं फर्स्ट प्रेफरेंस का ही बता रहा हूँ भाई, बाद की नहीं है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो पूरी संभावना है कि पहली लिस्ट के अंदर ही फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर होगा। आपको तुरंत बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट और आपका एडमिशन पहली बार में होगा, कोई वेटिंग वेटिंग नहीं। वेटिंग के अंदर इनसे और थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिएगा, लेकिन अगर इतने बन रहे हैं तो एकदम सुकून रखिए, दिल में शांति रखिए कि हाँ पहली बार में ही हो जाएगा। पूरी संभावना है आप पहली बार में ही जामिया पढ़ने, अंडर ग्रेजुएशन इंग्लिश में करने आएंगे। लास्ट में मुस्लिम ओबीसी एसटी में 69 मिनिमम जा सकती है और मैक्सिमम 75.75, इनके बीच में मूव करेगी रेंज। इन्हीं के बीच में आएगा जो कट ऑफ आने वाली है टोटल में से, जो आपको फर्स्ट लिस्ट में मिलेगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर बाकी इतनी बन रही हैं। बाकी कैटेगरीज में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 56 60 इतनी भी पहुंच जाती है। लेकिन हाँ, मोटा मोटा जो मैक्सिमम जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्राउड है, वो यही कट ऑफ्स को अपने नोट्स, अपने दिलों में दर्ज कर ले। अब ये कट ऑफ्स और सेफ स्कोर रेंज देखने के बाद दोस्तों जो एक क्लियर ऑब्जर्वेशन आपको नजर आ रही है, और वो है इस बार की कट ऑफ्स हाई जाने वाली हैं, ठीक ठाक हाई जा रही हैं। अगर आप पिछले साल की कट ऑफ देखें तो पिछली बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 67.5 गई थी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यस 67.5 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की। और उसके बाद धीरे धीरे 2-3 नंबर घटी थी। इस बार आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आई है, तो जाहिर सी बात है बाकी कैटेगरीज की भी कट ऑफ हाई होंगी, क्योंकि उसमें भी हैं बच्चे पढ़ने वाले। पेपर का पैटर्न देख के ही बनाया गया है। अब हाई कट ऑफ देख के कुछ स्टूडेंट्स के मन में वो चीज़ आती है कि भाई हमारे तो नहीं बन रहे हैं इतने, और इतना पेपर टफ थोड़ी था, इतना ज़्यादा थोड़ी हाई हो रही होगी कि हमारे नहीं बन रहे तो किसी और के भी नहीं बन रहे होंगे, ये तो हमने खामा खामे हाइप कर रखा है, इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लेट कर दिया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस मिथ से तुरंत बाहर आ जाए। क्योंकि देख रहे हैं जो कट ऑफ हमने डिज़ाइन की हैं, जो प्रिडिक्ट की हैं कि इतने के बीच में नंबर आएंगे, ये अपने कोई रैंडम या आर्बिट्ररी मूड के हिसाब से नहीं की गई है, उन स्टूडेंट्स के रिव्यूज से जो हमारे साथ जुड़े हुए थे मेंटरशिप प्रोग्राम में, कि वो इतना परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इतने नंबर बन रहे हैं स्टूडेंट्स के। मैं अपने स्टूडेंट्स की तो गारंटी दे सकता हूँ, जैसा मैंने बताया 29 बताए थे मैंने, उसने उतने उनके एमसीक्यू में आ गए होंगे, बाकी उन्होंने खुद भी मैनेज किए होंगे, खुद थोड़ी दिमाग बंद कर कर गए थे। 29 तक मेरे बताए हुए आ गए, बाकी में उन्होंने ही मैनेज किया होगा, और होशियार बच्चे थे, लगातार पढ़ रहे थे, तो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है लिटरली। उनके एमसीक्यू में बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं। फिर ऐसे भी वही आ गया जो मैंने बताया था, तो वहां पर भी एक एज हो गया उनके पास ओवर एवरीबडी एल्स। दे हैव, जिसको कह सकते हैं, जो बताया था वही आया, जो उन्होंने पढ़ा था वही आया। तो ऐसे में जहां पर आमतौर पर नंबर लूज करते थे बच्चे, इस बार क्या हुआ, बिकॉज अच्छे से तैयारी की थी हम लोगों ने, अच्छे से उनको बताया था, प्रैक्टिस करवाया था, क्रॉस चेक भी करवाए थे एसएस, वही ऐसे आ गया। तो जहां मार्क्स नॉर्मली लूज करते थे बच्चे, इस बार वो वहां भी लूज नहीं कर रहे, बल्कि वो तो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया। और इसीलिए क्योंकि बढ़िया से हमारे साथ स्टूडेंट्स ने तैयारी की, तो हमारे स्टूडेंट्स के बेसिस पर ही जो इस साल पेपर दिए कट ऑफ्स हाई हुई हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए, और बिग अचीवमेंट मैं इसी को मानता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स वो नहीं है जो कट ऑफ्स को फॉलो करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स अब वो बन गए जो कट ऑफ सेट करते हैं। अब वो पैमाने बेंचमार्क सेट कर रहे हैं कि इतना बच्चे पढ़कर आ रहे हैं। एंड आई थिंक द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश शुड ऑल्सो बी हैप्पी कि बच्चों का लेवल बढ़ रहा है, अच्छे से पढ़कर आते हैं, ऐसे मुंह उठाकर चले नहीं आ रहे बच्चे। दे एक्चुअली हैव स्टडीड फॉर इट एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द पेपर, स्पेशली द टफेस्ट पार्ट विच इज द एमसीक्यू एंड द एसे। तो हमारे स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आए, जो मैंने उनसे बात की और जो पढ़ाया वही आया, उसी के बेसिस पर ही ये प्रिडिक्शन की, कोई ऐसे हवाबाजी नहीं है या मैं खामा खामे चढ़ा रहा हूँ कि अरे हमारे बच्चे तो इतना कर लेंगे। नो, जो मैंने पढ़ाया वो आया, और अगर उन्होंने परफॉर्म किया, अब मुझे
ये पूरा यकीन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बाकी एग्जाम में वही गए थे, क्या परफॉर्म किया कि नहीं किया, बट अज्यूमिंग दैट दे डिड वेल एंड लाइक आई हैव टॉक टू देम, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्लियरली दिख रहा है कि इतने नंबर तो बनेंगे ही बनेंगे। बाकियों का मुझे नहीं पता, जैसे मैंने कहा था ग्रुप पर भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टडी बंडल जिन्होंने खरीदा या जिन्होंने सिर्फ स्टडी मटेरियल खरीदा था उनका मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बाकी हिस्से उन्होंने हमारे साथ नहीं पढ़े, ना मैं पर्सनली कनेक्टेड था उनके साथ। पर जो बच्चे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो तो पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे साथ पढ़ रहे थे लाइफ से, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस बन गए थे जिनके साथ, उनको जो बताया और वो वही कर कर आए हैं, बशर्ते वो वही कर कर आए हैं, तो आराम से इतनी कट ऑफ तो बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बताया वो आया, उसमें भी जो आया उसमें मैं अगर मार्जिन लेके चल लूँ कि भाई आफ्टर ऑल ह्यूमन सिस्टम में फ्लॉ हो सकता है, तब भी जाकर उसको अगर हम हटा लें, जो थोड़ी बहुत गलती का मार्जिन है, तो भी इतने ही मार्क्स बन रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं खामा-खा मैं हाइप अप कर रहा हूँ, या ये मेरे हिसाब से या मेरे यानी मेरी लर्निंग के हिसाब से, मेरे लेवल के हिसाब से बनी हुई कट ऑफ है। नो, जो स्टूडेंट्स ने हमको बताया, जो हमने डिस्कस किया, जो एग्जाम के बाद उनसे कॉल पे हमारी बात हुई, जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बच्चे गए थे पेपर देने, वो इतना स्कोर कर रहे हैं, तो इस धोखे में बिल्कुल ना रहें कि मेरे नहीं बन रहे तो किसी के नहीं बन रहे होंगे। नहीं, जो पढ़कर गए थे बच्चे, जिनको मैं जानता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं बाकायदा जो इतना स्कोर कर रहे हैं, तो ये क्लियर रखें अपने दिमाग में। और अगर दोस्तों आप भी इसी तरह सर्टेनिटी से स्ट्रीमलाइंड और फोकस तौर पे तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर 2027 के जामिया के बी ऑनर्स इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो ज्वाइन करिए फटाफट से हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम जो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट हो गया। यानी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पर रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया, एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें कॉन्टैक्ट करने लगे हैं अभी से। मैंने तो कहा भाई रिजल्ट तो आ जाने दो पहले, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं और वो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनके बारे में। और यही तरीका होना चाहिए कि समय आपके पास हो, ताकि आप इत्मीनान से पढ़ सकें हमारे साथ, फिर उसको जज्ब भी समझ सकें, यानी मतलब माइंड में बिठा सकें। तो 2027 का मेंटरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए सिंपल से वही हमारे दो तरीके हैं, स्क्रीन पे दिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, तो हमारी टीम आपके साथ पेमेंट डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, क्या क्या है चीज़ें, यानी स्टडी बंडल आप कैसे खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कितने होंगे, लाइव क्लासेस क्या होंगी, क्लास शेड्यूल क्या होगा, वो तमाम डिटेल जो भी आपके डाउट्स हैं क्लास से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। और दूसरा तरीका है, मेरा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हमारा कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर लेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आप ग्रुप में एडिड हैं तो उसमें भी मेरा नंबर होगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 2027 की मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, रजिस्टर कर लीजिए। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो फर्स्ट क्लास है, जो ओरिएंटेशन क्लास है, वो मैं जल्दी लेने वाला हूँ, जिसके अंदर पेपर पैटर्न, इंट्रोडक्शन टू द पेपर, क्या होता है जामिया में, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ। जब 2020 में मैंने बीए का जामिया का पेपर क्वालिफाई किया, फिर 3 साल मेरी ऑनर्स इंग्लिश में जामिया से, आप जानते होंगे, फिर मैंने एमए का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो मेरी 5 साल बीए ऑनर्स इंग्लिश और एमए इंग्लिश जामिया से ही है। तो मेरे निजी अनुभव क्या है, फैकल्टी कैसे होती है, कैंपस काम कैसे करता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितनी वैल्यूएबल है डिग्री, क्या आपको सीखने को मिलेगा, वो सब मैं एक ओरिएंटेशन क्लास में लेने वाला हूँ, जो कि फ्री है आपके लिए, सबके लिए फ्री है, जो भी नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट है तो फ्री है आपके लिए, कोई पैसे नहीं है उसके। दूसरी बात, उसके अंदर लाइव क्लास होने वाली है, गूगल मीट पर मैं लूंगा, वन ऑन वन क्लास लूंगा, तो आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वहाँ एक तरफा मोहब्बत नहीं रहेगी कि मैं ही बोल रहा हूँ जैसे यूट्यूब में होता है, वहाँ आप भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो पहले मैं ओरिएंटेशन क्लास ही ले रहा हूँ, आराम से पूरे साल का आपको सिस्टम बताऊंगा, स्टडी रिसोर्सेज भी डिस्कस कर लूंगा। तो उसमें रजिस्टर करने के लिए भी आप वही जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नंबर और फॉर्म जो हमारा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। जल्दी होने वाली है ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको समझाऊंगा लाइव की कैसे पेपर काम करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इस बार एक नया थोड़ा हमने चेंज किया है, एक अपडेट किया अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में, जो पिछली बार के स्टूडेंट्स के भी मतलब रिव्यूज थे, उसी से हमने सीखा और हमें भी महसूस हो रही थी ये चीज़। और वो है कि हम आपको इस बार कंबाइंड कोर्स पढ़ा रहे हैं, सीयूईटी यूजी प्लस जेएमआई यूजी इंग्लिश। यानी पिछली बार बच्चे थे जो कि डीयू या दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करते हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए, जैसे डीयू में पढ़ने के लिए सीयूईटी यूजी एग्जाम देना पड़ता है, जामिया का अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो बच्चों ने कहा कि सर हम दोनों के लिए अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हैं, तो बेटर है आप ही पढ़ा दीजिए, क्योंकि जामिया का सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड है, सीयूईटी का तो बहुत स्पेसिफिक और काफ़ी बेसिक सिलेबस है। पर हम इनको इकट्ठे एक कंबाइंड मेंटरशिप प्रोग्राम में ही इस बार पढ़ा रहे हैं। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी, आपको एक ही जगह पर हम दोनों कोर्सेज के लिए तैयार कर देंगे, वो भी इसी मेंटरशिप क्लास में होगा, जिसमें मेरी भी इनसाइट्स होंगी और बाकायदा उन स्टूडेंट से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, बात करवाऊंगा जिन्होंने हमारे यहाँ से क्वालिफाई किया है पेपर। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में इवन योर
जो प्रीवियस सिलेक्शंस हुई हैं हमारे यहाँ से, वो भी आपके मेंटर्स बनते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं उनका अनुभव एग्जाम क्लियर करने का क्या हुआ। रियल डील पीपल है, नो जनरल नॉनसेंस, नो जनरली रैंडमली कोई 5 पेपर पढ़ा रहे हैं, पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। रियल डील लोगों से लाइव आपको डिस्कस करके समझाएंगे, मेंटर करेंगे, ताकि आप भी इसी साल के स्टूडेंट्स की तरह सर्टेनिटी से सिर्फ कट ऑफ फॉलो ना करें, कट ऑफ सेट करने वाले, पैमाने सेट करने वाले, एक्सेल करने वाले स्टूडेंट बन सके। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को यहीं थामते हैं। जितनी भी ज़रूरी आपके लिए अपडेट्स थी फिलहाल के लिए, वो मैंने आपके साथ सारी साझा कर दी हैं। मैं जानता हूँ इस बार के पेपर एनालिसिस पर मैं उतनी बात नहीं कर पाया, उतनी बकबक नहीं कर पाया, यानी डिटेल में उतना नहीं गया कि पेपर एनालिसिस पर हर एक क्वेश्चन पर, तो तनाव न लें। बी ऑनर्स इंग्लिश पे जो नेक्स्ट मेरा ट्यूटोरियल चैनल पे आने वाला है, फ्री ट्यूटोरियल होने वाला है, उसमें मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड्स रहे इस बार, पिछली बार से कैसे अलग था, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सके नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या इस बार की पेपर की उधड़-बुन थी, किस तरह से, किस माइंडसेट से सेट किया गया, किस जॉनरा से ज़्यादा सवाल है, इन सब तमाम बातों पर एक प्रॉपर मास्टर क्लास में जल्दी लेने वाला हूँ, जो चैनल पर वीडियो आएंगी। और अब आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको हमारी याद दिलाती रहें। बाकी दोस्तों अभी आप अपना ख्याल रखें, और ये जितनी भी ज़रूरी बातें आज हमने की उनको आप अपने दिल में बिठा लें और दिमाग में दोहरा लें। बाकी आपसे जल्दी फिर से मुखातिब होऊंगा, फिर से मिलूंगा वीआर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अभी लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए।